नैना क्या कर रही हो यार? देखो तो सही, पंडित जी ने कितनी सारी फोटोज भिजवाई हैं। एक से बढ़कर एक रिश्ते भेजे हैं उन्होंने शुभम के लिए। हाँ तो आप ही देख लो ना। अरे क्या हुआ यार, इतनी चिढ़ी हुई क्यों हो तुम? हैं? कहाँ चिढ़ी हूँ, कहा ना आप देख लो और जो पसंद आए उसकी फोटो मुझे भी दिखा देना। रहने दो यार, तुम ना हमेशा मुंह फुला कर ही रहा करो। शुभम तू आकर देख, बता कौन सी लड़की ठीक लग रही है, बता। अब पापा मैं क्या बोलूं, जो आपको और माँ को अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगी जाएगी। अरे तू भी ना अपनी माँ पर ही गया है, चुपचाप यहाँ आकर बैठ मेरे पास। अपने पापा उमाशंकर की बात सुनकर बेचारा शुभम टेबल के पास आकर बैठ गया। इसके बाद उमाशंकर एक एक फोटो दिखाकर उन लड़कियों के नाम बताने लगे। ये देख, इसका नाम है कविता, ये टीचर है। और ये देख, इसका नाम है रीना, ये बैंक में नौकरी करती है। और ये वाली, इसका नाम है। एक मिनट, नौकरी वाली तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों भाई, नौकरी वाली लड़की में क्या दिक्कत है? दिक्कत? अरे उन महारानियों के अलग ही नखरे होते हैं। मैं थक गई हूँ, रोटी नहीं बनाऊंगी, अभी बच्चा प्लान नहीं करूंगी, मेरा करियर है, मेरे सपने हैं, फलाना ढिमकाना। अरे क्या सारी उम्र मैं ही रसोई में घुसी रहूंगी क्या? हाँ वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक कही माँ आपने। चुप कर माँ का चमचा। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो हाउसवाइफ आएगी वो नखरे नहीं दिखाएगी और चुपचाप सारा दिन रसोई में काम ही करती रहेगी? बोल। हाँ वैसे ये बात भी बिल्कुल ठीक कही आपने पापा जी। तू चुप कर, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तेरी अपनी कोई पसंद नहीं है क्या? कहा तो जो आप दोनों पसंद कर लो, मुझे भी वही पसंद होगी। तो ठीक है फिर। मुझे नहीं देखनी, आप खुद ही देख लो। फिर वही बात, शुभम तो अपनी माँ को समझा ले, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही कुंवारा रह जाएगा। हाँ तो ठीक है ना पापा जी, कुंवारे रहने में क्या दिक्कत है। शुभम उमाशंकर और नैना का इकलौता बेटा था। शुभम बड़ा हुआ तो उसके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन घर का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। एक दिन फोटो बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उमाशंकर ने कहा, आज मुझे बता ही दो नैना, तुम्हें शुभम की शादी करनी है या नहीं? अरे शादी क्यों करनी है, पर मुझे डर लगता है। किस बात का डर माँ? नई लड़की हमारे घर में आएगी तो पता नहीं क्या संस्कार लेकर आएगी, क्या परंपराएं लेकर आएगी, पता नहीं घर की साफ सफाई कैसे करेगी। मेरी चीजें, मेरी यादें, मेरा जोड़ा हुआ एक एक सामान, ये सब संभाल कर रख पाएगी या नहीं? और कल को अगर ये भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया तो हमारा क्या होगा? अरे इतनी चिंता क्यों करती हो नैना, सबकी शादी होती है और सबके घर में बहू आती है, सब शुभ होगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब ये सब छोड़ो, खाना खाते हैं आराम से, चलो। उमाशंकर ने ये कहकर बात बदल दी, लेकिन वो नैना के चेहरे पर टेंशन साफ देख रहे थे। फिर उसी शाम, नैना लो तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। क्यों, आज कुछ खास है क्या? नहीं, खास तो कुछ भी नहीं, सुबह तुम थोड़ी परेशान लग रही थी तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तुम आँख खोलो ना, मैं भी तो देखूं पापा क्या लेकर आए आपको खुश करने के लिए। नैना ने गुस्से से शुभम को देखा और फिर उसने डिब्बा खोल दिया, जिसके अंदर रंग बिरंगे कांच के कंगन थे। उन कंगनों को देखकर नैना अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पाई। इसकी क्या जरूरत थी जी? हाँ पापा, क्या जरूरत थी? नैना ने शुभम की तरफ गुस्से से देखा तो शुभम चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उमाशंकर ने नैना का हाथ पकड़कर उसे समझाना शुरू किया। देखो नैना, डिब्बा खोलने से पहले तो तुम्हें नहीं पता था ना कि इसमें क्या चीज है, और देखो रंग बिरंगे कंगन देखते ही तुम कैसे खुश हो गई। ऐसे ही जब बहू आ जाएगी तभी तो पता चलेगा ना कि वो कैसी है, कुछ समझी? हाँ समझ गई। उमाशंकर मुस्कुराते हुए बरामदे में चले आए, जहाँ शुभम उनका इंतजार कर रहा था। पापा जी मानना पड़ेगा आपको। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपको अच्छे से पता है कि माँ को रंग बिरंगी चीजों का कितना शौक है, और आप मम्मी के लिए रंग बिरंगे कंगन ले आए। बेटा इस बात को गांठ बांध ले, बीवी को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बीवी खुश तो पूरा घर खुश, समझा? हाँ पापा जी समझ गया। चल अब तू शादी की तैयारी कर, तेरी माँ खुशी खुशी मान गई है। क्या बात कर रहे हो पापा जी, तुसी तो ग्रेट हो पापा जी। और इस तरह शुभम के लिए लड़की ढूंढने का सिलसिला तेज हो गया और कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से शुभम और पायल की शादी हो गई। और फिर सुनो जी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो आप। हाँ बताओ क्या बात है? अब घर में नई बहू आ गई है, वो ज्यादा सिर न चढ़े, इसके लिए हमें शुरू से ही सख्त रहना होगा। ओके महारानी जी, हम दोनों कल ही उस पर धावा बोल देंगे। तुम कहो तो नामो निशान मिटा देंगे उसकी रियासत का। बस यही तो नहीं करना है उसके सामने। नैना चाहती थी कि उसकी बहू पूरी तरह से उसके काबू में रहे, और फिर अगले दिन से ही नैना एकदम कड़क सास बन गई।
वो पायल के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालती रहती और उसे सुनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। अरे बहू, इसमें नमक कम है। पायल, इतनी तेज मिर्च कौन खाता है? नैना हर वक्त पायल को डांटती रहती और वो बेचारी डरी सहमी हर बात सुनती रहती। लेकिन नैना के आगे न तो शुभम कुछ कह पाता और न ही उमाशंकर। फिर एक दिन जब पायल घर की सफाई कर रही थी, तभी गलती से उससे एक कांच की रंग बिरंगी गुड़िया नीचे गिरकर टूट गई। वो गुड़िया नैना को बहुत प्यारी थी। उस दिन तो नैना ने सारा घर ही सिर पर उठा लिया और बेचारी पायल को बहुत सुनाया। पायल रोते हुए अपने कमरे में चली गई और फिर शाम को, क्या हुआ? अभी तक दुखी हो? मैं कुछ भी करूं, मम्मी जी को मुझसे शिकायत रहती है। आप भी बताओ, मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या करूं? समस्या तो गंभीर है, लेकिन पापा जी हैं जो इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शुभम की बात सुनकर पायल ने अगले ही दिन अपने ससुर से इस बारे में बात की और फिर बस इतनी सी बात? अरे तुम्हारी सास को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम भी आसानी से उसे खुश कर सकती हो। उसे रंग बिरंगी चीजों का बड़ा शौक है, तो तुम कुछ ऐसा रंग बिरंगा बनाओ जो उसके दिल को भा जाए, और बस ये कर दिया तो समझो हो गया तुम्हारा काम। पर ऐसा मैं क्या बनाऊं पापा जी? कुछ भी, पर कुछ अलग करना, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने सोचा भी ना हो, ठीक है? अपने ससुर की बात सुनकर तो पायल का सिर और चकरा गया। वो रसोई में गई और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। फिर काफी देर सोचने के बाद उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने झट से पालक में पानी मिलाकर उसे पीस लिया, थोड़ा सा चुकंदर लिया और उसका भी पेस्ट बना लिया, और फिर उसने ऐसे ही 2-3 और चीजें थोड़े थोड़े आटे में मिलाकर गूंथी और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। कुछ ही देर में रसोई में रंग बिरंगी रोटियां बनकर तैयार थी। उन रोटियों को देखकर पायल को बहुत अच्छा लगा और फिर बड़ी उम्मीदों से वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंची। फिर जैसे ही उसने नैना की थाली में अपनी रंग बिरंगी रोटियां रखी, तो नैना ना चाहते हुए भी नर्म लहजे में बोली, ये रंग बिरंगी रोटियां, ये तुमने कैसे? फिर बताऊंगी। उमाशंकर और शुभम हैरानी से नैना की तरफ देख रहे थे और फिर पहला निवाला खाते नैना ने कहा, बहुत ही बढ़िया। देखने में जितनी सुंदर, खाने में तो उससे भी बढ़िया। भाई मजा आ गया। उसके बाद तो नैना उन रंग बिरंगी रोटियों पर टूटी पड़ी। पहली बार उसके मुंह से पायल के लिए सिर्फ तारीफ ही निकल रही थी और ये देखकर पायल के मन में तो लड्डू फूट ही रहे थे। शुभम और उमाशंकर भी बहुत खुश थे। फिर शाम को, वाह पायल बेटा, तुम्हारी रंग बिरंगी रोटियों ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। अब देखना तुम्हारी सासू माँ कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी। हाँ। उमाशंकर का इतना कहना था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से नैना पेट पकड़कर बाहर निकली और गुस्से से बोली, ये क्या बना दिया तुमने पायल? लूज मोशन शुरू हो गए मुझे। 3 बार जा चुकी हूँ। सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, इसी बहाने पेट साफ हो गया मेरा। जाओ, सुबह से काम में लगी हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये कहते हुए नैना के चेहरे पर संतोष और प्यार भरी मुस्कान थी। वो दर्द में भी पायल की तरफ प्यार से देख रही थी और ये देखकर पायल को बड़ी राहत महसूस हो रही थी। आखिरकार उसकी रंग बिरंगी रोटियों ने उसकी सास और उसके बीच के रिश्ते को एक नया मोड़ जो दे दिया था। काव्या की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई और वो अपने ससुराल आई। ससुराल में उसे बहुत प्यार मिला, लेकिन शादी से पहले से ही वो एक बात से हमेशा टेंशन में रहती थी। उसने सुना था कि जेठानियां बहुत तेज होती हैं और देवरानी की बिल्कुल मदद नहीं करती। सासू माँ ने काव्या को रोटियां बनाने को कहा तो काव्या परेशान हो गई। काव्या की जेठानी सविता, जो घर की बड़ी बहू थी, हर काम में निपुण थी, खासकर रोटियां बनाने में। मैं क्या करूं? अब तो सासू माँ ने मुझे भी रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है, पर मैं यहाँ पर किसी से ये भी नहीं कह सकती कि मुझे मुलायम रोटियां बनानी नहीं आती। घर पर तो मैं जब भी रोटियां बनाती थी तो मेरी रोटी सूख जाती थी। यहाँ भी मैंने कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मुलायम रोटियां बना पाऊंगी। घर पर तो मम्मी संभाल लेती थी, मैं तो सिर्फ सब्जी बनाती थी। रोटी का काम मम्मी के जिम्मे था, पर यहाँ पर तो सासू माँ ने मुझे ही रोटियां बनाने के लिए बोल दिया है। अब रात की रोटियां मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूंगी? सविता दीदी से पूछना भी ठीक नहीं लगेगा, कहीं वो मेरा मजाक ही ना उड़ा दे कि मुझे मुलायम रोटी बनानी नहीं आती। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद बन जाए। काव्या ने किसी तरह रोटियां बनाई, लेकिन वो रोटियां सूख गईं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी रोटियां तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी बनी है। ये रोटियां अगर माँ, बाबूजी, जेठ जी और आशीष ने खाई तो सब मुझ पर हंसने वाले।
एक काम करती हूँ, फोन में कोई वीडियो देखती हूँ, शायद समझ में आ जाए। काव्या इंटरनेट पर वीडियो देखती है जिसमें बताया गया था कि आटे में थोड़ा सा मैदा मिलाने से रोटियां मुलायम बनती हैं। क्यों ना मैं भी ये तरीका आजमाऊं। काव्या को मुलायम रोटियां बनाने का तरीका मिल गया था और आटे में मैदा मिलाने लगी। ये तो बहुत थोड़ा रहेगा, मुझे तो ज्यादा रोटियां बनानी है। एक काम करती हूँ, आधा आटा और आधा मैदा ले लेती हूँ तो और मुलायम रोटियां बनेंगी। काव्या चोरी छुपे आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती है। रोटियां मुलायम बन जाती हैं और परिवार के सदस्य उसकी तारीफ करने लगते हैं। काव्या बहू, रोटियां तो बहुत मुलायम हैं। हाँ बहू, रोटियां वाकई में बहुत मुलायम बनी है। काव्या, तुम्हारी रोटियां मुलायम तो बनी हैं, पर साथ में इतनी सफेद बनी हैं मानो हम नान खा रहे हों। काव्या घबरा जाती है। वो ये तो बस। काव्या, आशीष को तो आदत है मजाक करने की, पर रोटियां बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही रोटियां बनाया करो। मजाक कर रहा था, रोटियां बहुत टेस्टी बनी है काव्या। आशीष की बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है। उस दिन बात खत्म हो गई, पर एक दिन सविता मटरी बनाने के लिए ड्रम में मैदा ढूंढ रही थी। तभी उसने देखा मैदे का ड्रम खाली है। मैंने तो कुछ दिन पहले ही मैदा मंगवाया था, पर मैदे का ड्रम खाली क्यों है? मैंने तो मैदे का कुछ भी नहीं बनाया, हो सकता है खत्म हो गया हो। एक काम करती हूँ, मैदे के साथ आटा भी देख लेती हूँ, दोनों चीज एक साथ राशन से मंगवा लूंगी। ये आटा कुछ अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आटे में मैदा मिला हुआ है। कहीं काव्या आटे में मैदा तो नहीं मिलाती? तभी उस दिन देवर जी बोल रहे थे कि रोटियां सफेद हैं। हो ना हो जरूर ऐसा ही है। मुझे काव्या से पूछना होगा। मैदे की रोटियां तो हम सबके लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी काव्या आ जाती है। सविता उससे इस बारे में पूछती है। काव्या, सच बताओ, क्या तुमने आटे में कुछ मिलाया है? दीदी, मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया था ताकि रोटियां मुलायम बन सकें। पर क्यों काव्या, तुमने मैदे की रोटियां क्यों बनाई? ज्यादा मैदा खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे नहीं पता था कि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। वो दीदी, जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ रोटियां सूख जाती हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मैदे की रोटियां मुलायम बनती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के आटे की बनी रोटियां भी मुलायम होती हैं, बस सही तरीके से आटा गूंथना आना चाहिए। अगर तुम्हें गेहूं के आटे की मुलायम रोटी बनानी नहीं आती थी तो मेरे से पूछ लेती, मैं तुम्हें सिखा देती। दीदी, वो मैंने तो सुना था कि जेठानियां बहुत गुस्से वाली होती हैं। सॉरी दीदी, वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। काव्या, ये सब किस्से कहानियों में होता है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करते हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझसे एक बार पूछती तो सही। चलो, मैं तुम्हें सही तरीके से रोटियां बनानी सिखाती हूँ। थैंक यू भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी अपनी छोटी बहन की तरह हो। देखो, आटे को अच्छे से गूंथो और पानी को धीरे धीरे मिलाओ, ऐसे रोटियां मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगी। सविता काव्या को सही तरीके से आटा गूंथ कर रोटियां बनाना सिखाती है। कुछ दिनों बाद काव्या भी सविता की तरह मुलायम रोटियां बनाना सीख जाती है। परिवार में किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने मैदे की रोटियां खाई थी। इससे परिवार में खुशी और प्रेम भी बना रहा। साथ ही सविता और काव्या दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाए रखा।